स्टूडेंट, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स से हम चैप्टर पढ़ेंगे आज, चैप्टर 5 वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ही क्यों है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वर्क क्या होता है, देन हम मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे वर्क की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है। वर्क डन ड्यू टू ए कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम वर्क का सेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम एनर्जी के सेक्शन पर चलेंगे और एनर्जी के सेक्शन में सबसे पहले हम एनर्जी देखेंगे, एनर्जी क्या होती है, हम किसको बोलते हैं एनर्जी, ठीक है। और टाइप्स क्या क्या है एनर्जी के, टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या वो एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे। फिर हम एनर्जी के कंजर्वेशन की बात करेंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे। देन लास्ट में हम पावर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम कमर्शियल यूनिट वगैरह देखेंगे पावर की क्या होती है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर के नाम से स्टार्ट करेंगे, वर्क एंड एनर्जी, और इसमें सबसे पहले हम वर्क की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का, तो देखो आप लोगों के मतलब जनरल लाइफ में हम बात जब वर्क की करते हैं तो आप क्या सोचते हो कि वर्क क्या है। अब आप कहोगे कि हम तो बहुत सारा वर्क करते हैं, हमारे पास तो होमवर्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, रिटन का वर्क ज्यादा हो जाता है, लर्न का वर्क ज्यादा हो जाता है, ठीक है, आपको कॉपीज फेयर कॉपी बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो मतलब आप ये कहोगे कि ये सारा क्या है, वर्क है। आप सिंगिंग बोल सकते, आप गाना गा रहे हो, आप उसको भी समझोगे कि वो वर्क है। डांसिंग को डांस कर रहे हो, आप कहोगे कि ये मेरा काम है, मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। कोई प्ले कर रहा है, गेम प्ले कर रहा है, उसमें भी आप बोलोगे कि ये वर्क है, ठीक है। तो यानी कि इन जनरल टर्म में प्लेइंग यानी कि खेलना, सिंगिंग यानी कि गाना, डांसिंग, कुकिंग फूड भोजन बनाना, ठीक है, राइटिंग लिखना, लर्निंग याद करना, all these are a kind of work। ये सभी क्या है, वर्क के फॉर्म में, वर्क के काइंड है इन जनरल टर्म। ये जनरल टर्म में काम है। अगर आपने 2 घंटे तक डांस किया तो आपको बहुत पूरा थक गए आप, तो आपने क्या किया, वर्क कर दिया, ठीक है। ऐसे आप खाना बना रहे हो आपके किचन में, मॉर्निंग में भी, नून में भी एंड नाइट में भी आप खाना बना रहे हो, तो आपको तो पूरा बहुत सारा काम किया आपने, वर्क बहुत ज्यादा किया है, आप तो थक गए हो, ठीक है। लेकिन अगर आप साइंटिफिक बात अगर आप करते हो तो साइंस क्या कहती है कि आपने अगर खाना बनाया है, ठीक है, सुबह से शाम तक आप खाना बना रहे हो, तो साइंस ये कहती है कि आपने तो वर्क किया ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप तो क्या कह रहे हो, वर्क किया आपने, लेकिन साइंस क्या कहती है कि आपने वर्क ही नहीं किया। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो जो साइंटिफिक टर्म है और जो जनरल टर्म है, वर्क दोनों अलग है, ठीक है। इन साइंटिफिक टर्म वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द जनरल टर्म। क्या बोल रहे हैं, इन साइंटिफिक टर्म वर्क is different than जनरल टर्म। जो हम जनरल डेली लाइफ में वर्क के लिए जो टर्म वर्क यूज करते हैं उससे क्या है, डिफरेंट है साइंटिफिक टर्म वर्क, ठीक है। अब वर्क जो है साइंटिफिक वे में वर्क क्या है, कब हम बोलेंगे कि वर्क हो रहा है। अब साइंस क्या कहती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे हम अगर मान लो हम डांस ही कर रहे हैं या फूड कुक कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी, तो हमें कुछ ना कुछ थकावट फील होती है इन लास्ट, तो वो क्या होता है, हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो हमारी एनर्जी लग रही है और वो काम करने में हमें अपना कुछ ना कुछ मतलब मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ रहा है, या किसी भी टाइप का फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ, ठीक है, जैसे हम खाना बनाया तो उसमें भी हमारा हम बेलन के साथ जो रोटी है वो बना रहे हैं, ठीक है, उसमें भी मैकेनिकल वर्क लग
डांस कर रहे हैं तो वहां पर भी मैकेनिकल वर्क लग रहा है, सिंगिंग में मैकेनिकल वर्क है, प्लेइंग में पूरा फिजिकल और मैकेनिकल वर्क लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैकेनिकल मेंटल वर्क हम कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। ये कैसा वर्क है, मैकेनिकल और मेंटल और फिजिकल वर्क हम बोलेंगे, ये साइंटिफिक वर्क नहीं होता। तो इनमें हमने फोर्स तो अप्लाई किया है कि फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, ठीक है, किसी भी चीज की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। तो साइंस क्या कहता है, जब हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स जिस चीज के ऊपर हमने अप्लाई किया उसमें डिस्प्लेसमेंट अगर हो रही है, तब हम बोलेंगे कि वहां पर वर्क हो रहा है, ठीक है। तो वर्क किससे रिलेटेड है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहे हैं तो वर्क वहां पर हो रहा है, अदरवाइज अगर फोर्स हो रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो वर्क नहीं हो रहा, और अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो भी कोई वर्क नहीं हो रहा, ठीक है। तो साइंस क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू साइंस हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस के फिजिक्स आप बोल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो वर्क है, वर्क इज डन, वर्क किया जाएगा व्हेन a displacement take place, displacement take place along with the force, along with the force, यानी कि फोर्स भी लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तब हम उसको बोलेंगे कि वर्क इज डन, ठीक है। जैसे आप क्या कर रहे हो, कोई बॉक्स आप मूव कर रहे हो, कोई अलमीरा आप मूव कर रहे हो, ठीक है, तो उसको मूव करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, और जैसे आप उसको पुश कर रहे हो, ठीक है, तो पुश कर रहे हो तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और साथ में उस बॉक्स में क्या मूवमेंट भी हो रही है, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, ठीक है। तो वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स मिलके तब हम कहेंगे कि वहां पर वर्क डन हो रहा है, ठीक है, काम हो रहा है। लेकिन जैसे हम खाना बना रहे हैं, खड़े खड़े खाना बना रहे हैं की जगह पे फोर्स तो लग रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रही, वहां पर कोई मूवमेंट तो हो नहीं रही, ठीक है। तो इसका मतलब हम साइंस इसलिए कहते हैं कि आपने कोई भी काम नहीं किया, आप लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, आपका मैकेनिकल वर्क लग रहा है, मेंटल वर्क लग रहा है, लेकिन साइंटिफिक वर्क वहां पर नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों एक साथ होंगे तभी वर्क होगा, अदरवाइज इनमें से एक भी चीज एब्सेंट है, या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही या फोर्स नहीं लग रहा, तो आपका वर्क डन जीरो है, ठीक है। वर्क डन इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो साइंटिफिक टर्म के में आप वर्क की डेफिनेशन लिखेंगे तो वर्क क्या आता है, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड वर्क। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या हो रहा है, वहां पर वर्क हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, वर्क की डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वर्क क्या होता है, वर्क वर्क इज said to be done, said to be done, कहा जाएगा कि वर्क हो रहा है, कि वर्क इज said to be done, ये कब कहा जाएगा कि वर्क हो रहा है, जब when an applied force make an object, applied force make a displacement make बोल सकते हैं, प्रोड्यूस बोल सकते हैं आप, प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है, उस फोर्स पे उस जो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है फोर्स अप्लाई करने के बाद, तब हम कहेंगे कि वहां पर वर्क हो रहा है। यानी कि क्या है कि वर्क किसके इक्वल हो गया, से वर्क इज इक्वल टू फोर्स भी होना चाहिए वहां पर और डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि वर्क कब होगा, जब फोर्स भी आप अप्लाई कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। वर्क को आप W से लिखोगे एंड फोर्स को आप F से लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट को आप S से लिखोगे। और ये डिस्प्लेसमेंट को S से क्यों लिखना, ये आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को हम S से लिखते हैं, वहां पर आपने कुछ इक्वेशंस भी देखी होंगी
मोशन की, तो हम उसमें s से किसको रिप्रेजेंट करें, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने यहां से देख लिया, ठीक है। तो साइंस क्या कहती है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है तभी वहां पर वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा, ठीक है। इफ हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इफ फोर्स इज जीरो, अगर फोर्स जीरो है देन वर्क डन इज जीरो। तो काम जो किया गया है वर्क डन इज जीरो, जो काम किया गया है वर्क किया गया वो भी क्या है, जीरो है इन साइंटिफिक टर्म। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है देन तब वर्क डन इज जीरो, तो भी क्या है, वर्क डन क्या है, जीरो होगा। क्लियर, ये बात समझिए आपको। अगर आपके पास फोर्स क्या है, जीरो है, फोर्स आप अप्लाई ही नहीं करें, अब्सेंस है फोर्स, तब आपका वर्क डन भी क्या है, जीरो है, अब्सेंस है। आल्सो अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, कि डिस्प्लेसमेंट आप अप्लाई नहीं कर रहे, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अब्सेंस है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा ऑब्जेक्ट में, तो वर्क डन क्या रहेगा, वहां पर जीरो रहेगा, तब आपने कोई भी काम नहीं किया है। अब इससे रिलेटेड हम क्या कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और फिर हम इस चैप्टर में फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमने वर्क को समझ लिया, वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस हो रही है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है, तब हम क्या कहेंगे कि वहां पर वर्क हो रहा है, ठीक है। अब इसको करने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं, जैसे हम अब वर्क है, ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी, हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास फोर्स है, फोर्स हम किसी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, ठीक है, दोनों क्या होगी, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं इसकी वर्क की, तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वर्क के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो एनी डायरेक्शन, नो एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती वर्क की, तो ये क्या होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना आपने, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क के पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब आपने न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे थे, तो हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या कहा, न्यूमेरिकल से पहले एक चीज और देखो, हमने क्या कहा कि स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे हम वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो इसी तरीके से वर्क को हम जो मेजर करते हैं वो किस यूनिट में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क इज, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, यूनिट क्या है वर्क की, जूल होती है, और इसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हमने क्या देखा था कि वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, यही हमने पढ़ा है अब तक, फोर्स एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम W से लिखते हैं, फोर्स को हम F से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम S से लिखते हैं। अब हमने क्या कहा कि जो फोर्स है उसके, फोर्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, क्या होती है फोर्स की SI यूनिट, न्यूटन। और जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट SI यूनिट क्या होती है, मीटर, तो ये क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर। और वर्क की यूनिट क्या होता है, SI यूनिट जूल, तो जूल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के, ठीक है, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। तो वर्क क्या है, हमने पढ़ा, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। वर्क की जो ऐसी यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, जूल को हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि हमें पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क किसके इक्वल होता है, F मल्टीप्लाई S, S हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वर्क की SI यूनिट जूल होती है, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट मीटर होती है, तो जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर हो जाता है, ठीक
तो ये आपने ध्यान रखना है, जूल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के। तो अब ये कब कहा जाएगा कि 1 जूल ऑफ वर्क किया गया है। 1 जूल ऑफ वर्क कब हम बोलेंगे, जब 1 न्यूटन फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और उसमें 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट अगर हो रही है, तो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से 1 मीटर की जब डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट में होती है, तब हम कहेंगे कि वहां पर 1 जूल ऑफ वर्क किया गया है। ठीक है, वर्क डन इज 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एंड 1 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन दैट ऑब्जेक्ट, देन वी विल से दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल यहां पर देखते हैं। जैसे अगर आपको कोई कहे कि 5 न्यूटन वर्क किया आपने और 2 मीटर की वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो आप बताइए कि कितना वर्क किया गया है। ठीक है, फोर्स अप्लाइड, तो न्यूमेरिकल हम जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फोर्स अप्लाइड कितना है, आपको कोई बोल दे कि फोर्स अप्लाइड किया गया है और फोर्स अप्लाइड कितना है, 5 न्यूटन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है, डिस्प्लेसमेंट वो कितनी हो रही है, 2 मीटर, और फाइंड वर्क डन, वर्क कितना किया गया है ये आपने निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या क्या गिवन है, ये चीजें आपको क्या है, गिवन है, एंड ये चीज आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपने फाइंड करनी है। अब गिवन में क्या दिया आपको, फोर्स दिया है F, कितना दिया है फोर्स, 5 न्यूटन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट S कितना दिया है, 2 मीटर। क्लियर। तो अब हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट यानी कि S। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, फोर्स कितना है, 2 न्यूटन है, सॉरी 5 न्यूटन फोर्स है, फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, तो यहां से वर्क डन कितना आ गया, 10 क्या है, 5 न्यूटन और 2 मीटर था, तो 10 न्यूटन मीटर आ गया। और न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है, तो वर्क कितना आ गया यहाँ से, 10 जूल ऑफ वर्क इज डन। क्लियर। इस तरीके से आप बता सकते हो कि कितना वर्क वहां पर किया गया है। अगर आपको कोई बोल देता है इसी क्वेश्चन में कि जो फोर्स को आपने अप्लाई किया है वो है 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन जो वर्क डन है वो कितना है, 10 जूल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, आपने क्या फोर्स अप्लाई किया है 5 न्यूटन और वर्क डन कितना है, 10 जूल। आपने फाइंड आउट क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, ये आपने फाइंड आउट करना है। अब आपके पास क्या क्या गिवन है, फोर्स गिवन है कितना, 5 न्यूटन का, ठीक है, और वर्क डन गिवन है कितना, 10 जूल का वर्क डन है। आपने निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो आपने इसको डिस्प्लेसमेंट को ही फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो अब आपके पास वर्क कितना गिवन है, वर्क इज 10 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, 10 जूल दिया हुआ है, इज इक्वल टू फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, इनटू आपने क्या निकालना है, एस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब आपको क्या पता है कि जूल को आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर लिख सकते हो, तो आप इसको लिखोगे 10 न्यूटन इनटू मीटर लिखोगे आप इसको। क्लियर। और 10 न्यूटन इनटू मीटर, यहाँ पे 5 इज इक्वल टू हो गया 5 न्यूटन इनटू एस, ये आपने निकालना है, दिस इज एस, डिस्प्लेसमेंट आपने निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इस 5 न्यूटन को डिवाइड में ले जाओगे इसके लिए, यहाँ से आपके पास क्या है, 10 न्यूटन इनटू मीटर है और डिवाइड बाय आपके पास 5 न्यूटन आ जाता है और इधर से आपने एस लिख देना, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको न्यूटन से न्यूटन कट कर दोगे और 5 टू से क्या होता है 10, तो आपके पास क्या आ गया, 2 मीटर इज इक्वल टू एस, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ गई आपकी, 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 2 मीटर। इस तरीके से अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो चीजें दी गई है, जैसे अगर आपको फोर्स अप्लाई दिया गया तो आप डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाई और डिस्प्लेसमेंट दी गई तो आप वर्क डन निकाल सकते हो। अगर आपको फोर्स और वर्क दिया हुआ है तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट और वर्क दिया हुआ है तो फोर्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या पता लग गया कि जो साइंटिफिक टर्म है उसमें वर्क का क्या मतलब है कि फोर्स भी अप्लाई होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। अदरवाइज फोर्स अब्सेंस है या फिर वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो वहां पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वर्क को समझना है, और साइंटिफिक और जो हम जनरल टर्म में वर्क यूज करते हैं, बोलते हैं कि हमने वर्क किया है, तो उसमें डिफरेंशिएट आपने
करना है, डिफरेंस समझना है। और इस मेथड पर कौन से फॉर्मूले पर बेस, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, इस फॉर्मूले पर बेस आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली कवर कीजिए। थैंक यू।